इंडिया टीवी पर होंगे भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से। सर वेलकम। ऑल वेल सर, गुड टू सी यू सर। गुड। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। ये भारत पाकिस्तान की वो सरहद है जिसे चौबीसों घंटे भारतीय सेना अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ मॉनिटर करती है। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं। सर, पहले यंगस्टर के तौर पे मेजर साहब यहाँ पे थे, अब ब्रिगेड कमांडर भी रहे यहाँ पर। जब भी आपको मौका लगता है फॉरवर्ड लोकेशंस पे आप आमतौर पर ट्रूप्स के साथ देखे जाते हैं, और चाहे कोई त्यौहार हो या कुछ भी मौका हो, अब इस लोकेशन पर आकर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस और खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये? धन्यवाद मनीष, आपसे मेरे को इस जगह पर मिलकर बेहद खुशी है। आपने सही कहा, जब भी मेरे को मौका लगता है अक्सर हमारे जवान जो इस तरह से कठिन और चुनौतीपूर्ण जगहों पर तैनात है, उनसे मेरा प्रयास रहता है अक्सर मिलकर उनसे रूबरू होकर उनका हालचाल मैं पता करूं और साथ ही एक तरह से उनका मनोबल ऊंचा करूं। तो मेरा ये मुख्य उद्देश्य रहता है फॉरवर्ड एरियाज़ में जाकर जवानों से मिलने का। साथ ही ये एक अच्छा मौका होता है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल और अन्य फॉरवर्ड एरियाज़ में ऑपरेशनल रेडीनेस या ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस किस तरह की है उसका मैं आकलन करता हूं, और साथ ही एक सुरक्षा की स्थिति पर सबके साथ मिलकर समीक्षा करने का भी ये एक अच्छा अवसर होता है। और जितने भी हमारे, आपको ज्ञात है हमारा एक परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, तो उसका ग्राउंड लेवल पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी मुझे एक आइडिया इस तरह से इंटरेक्ट करने से आती है। आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो जो हम मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन, ये हमारा एक परिवर्तन का एक अहम स्तंभ है। तो किस तरह से फॉरवर्ड एरियाज़ में हमारी यूनिट्स जवान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पर आकर ऑन ग्राउंड देख पाता हूँ। सर, आपने इस ब्रिगेड को बहुत ही क्लोजली देखा भी है, और जब पलावाला की बात आती है तो खासतौर पे चाहे 65 हो या 71 हो, हिस्टोरिक वैल्यू इसकी बहुत है। और इस समय भारतीय सेना और खासतौर पे इस ब्रिगेड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हर कोई जब आपको देखता है अलग अलग लोकेशंस पे, तो उसको अपने अपने तरीके से एनालाइज और इंटरप्रेट करता है, देश की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हो या फिर प्रिपेयर्डनेस को लेकर। तो जम्मू और कश्मीर का ये इलाका जहाँ पर आज हम खड़े हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखता है और महत्वपूर्ण भी है। दोनों, एक तो टेरेन के लिहाज से, और इसका यदि मैं ज्योग्राफिकल या स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करूं उसके कारण भी, क्योंकि जैसा आप इधर देख रहे हैं, यहाँ से हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पर ये ऐसा इलाका है जहाँ पर नदी, प्लेन्स और हिल्स, तीनों सेक्टर यहाँ पर इकट्ठा इस इलाके में प्राप्त है। यहाँ पे आप देखेंगे गांव भी, जितने भी यहाँ पर गांव है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगे हुए हैं। और जहाँ से आप आए हैं, जो हमारा नेशनल हाईवे 144 अल्पा है, वो भी यहाँ से काफ़ी करीब है। और साथ ही जितने भी जम्मू या अखनूर हमारे जो मुख्य शहर है, यहाँ से काफ़ी पास है। तो इसके कारण ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत मायने रखता है और अहम भी है। और जैसे आपने भी बताया है, हिस्टोरिकली चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, इस क्षेत्र पे हमारे कई वीरों ने अपने शौर्य, साहस और बलिदान का परिचय देते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी है। तो उसके लिए यह इलाका हमारे लिए, मैं समझता हूँ, सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और आगे भी
महत्वपूर्ण रहेगा। सर, हम बैंग और एलओसी पे हैं। यहाँ से लेकर शौजियान या फिर उरी से लेकर गुरेज तक जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस समय सीज फायर है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बहुत सारे हैं। टेरर कैंप लॉन्चिंग पैड के इनपुट्स लगातार आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है? टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड कितना मजबूत है, या फिर हिंटरलैंड पर कितनी चुनौतियां हैं, चाहे वो रजौरी या फिर पुंछ के रेफरेंस में हो? तो जैसे आपने पूछा, जहाँ तक हमारा एलसी की सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों डीजीएमओस के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हमने एक तकरीबन 2-2.5 साल पहले की थी, वो एक तरह से बरकरार है। और वी हैवंट हैड एनी सीज फायर वायलेशन फॉर द लास्ट 2 years। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि इसके कारण जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र में हमारी पॉपुलेशन है, जितने गांव के लोग रहते हैं, ताकि वो अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग दैट द सीज फायर इज़ होल्डिंग। जहाँ तक आपने इन्फिल्ट्रेशन का सवाल पूछा, हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, मैं समझता हूँ एक बहुत रोबस्ट और मजबूत स्थिति में है। कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स ये पूरे इलाके में होते रहते हैं, बट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन फॉइलिंग दोज इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स। और इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से और बाकी सब एजेंट्स के साथ एक सक्रिय रूप से एक समन्वय और तालमेल से काम करके वी हैव बीन हैविंग अ वेरी रोबस्ट एंड इफेक्टिव काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। हालांकि देयर आर अटेम्प्ट्स इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ के प्रयास अभी भी हो रहे हैं, और हमारे लिए उसको विफल करना, मैं समझता हूँ हम एक अच्छी तरीके से इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर वी हैव बीन एबल टू डू इट। जहाँ तक हिंटरलैंड का सवाल है, वहाँ पर भी पिछले साल भी वायलेंस पैरामीटर्स में काफ़ी गिरावट दिखने को आई है। और हिंटरलैंड या अंदरूनी इलाकों में भी हमारा प्रयास है कि बाकी सब एजेंट्स की से साथ मिलकर, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज है, बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जेकेपी है, इन सब के साथ अच्छे तालमेल से काम कर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम हमारे हिंटरलैंड में ग्रिड को रीडिप्लॉय या थोड़ा मजबूत भी करते हैं। टेक्नोलॉजी का हम प्रयास कर रहे हैं। आवाम के साथ हमारा निरंतर एंगेजमेंट, आउटरीच जारी है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म ग्रिड के लिए आवाम या लोकल लोगों का सपोर्ट बहुत अहम है। तो हम इन चारों पांचों दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है, और मेरा मानना है कि उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। सर, आपसे और भी बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, मॉडर्न डेज चैलेंजेस हैं उन सब के बारे में, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी है उसका जो अलग अलग ड्रोन है और जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, वो सब यहाँ पर भारतीय सेना के पास है आने वाले टाइम पे, और उसे लिया भी जा रहा है। तो इसको देखते हुए और क्या तैयारी है? आपको ज्ञात होगा या आपको अवगत होगा, 2 साल पहले हमने जब परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की एक रूपरेखा रखी थी, उसका एक मुख्य स्तंभ था मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। हम चाहते हैं कि जो भी कमर्शियली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है अलग अलग डोमेन्स में, उसको हम कम समय में और सही समय में हाउ वी आर एबल टू ब्रिंग इट इनटू द मिलिट्री और इन आवर वॉर फाइटिंग वेपन्स सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। तो उस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न डेज चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और आपने इस साल को ट्रांसफॉर्मेशन, भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देखा है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो या सर्विलेंस इक्विपमेंट हो, चाहे एलएसी हो या एलओसी हो, कितना इम्पोर्टेंस है और इसमें आत्मनिर्भरता के तौर पर जो मॉडर्न ड्रोन या फिर और जो वेपन सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन, ये हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की एक रूपरेखा रखी थी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग या स्तंभ है। और इसी दिशा में मैं समझता हूँ पिछले 1.5-2 साल से हमने अच्छी प्रगति भी की है। तो किस तरह से हम टेक्नोलॉजी जो कि बाहर इंडस्ट्री में हमारे लिए हमको प्राप्त है, हमको किस तरह से हम कम समय में उसको आर्मी में लेके आए, तो वो इसके लिए कई तरह के हमने कदम भी उठाए हैं। और यदि आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितने भी हमारे युद्ध क्षेत्र में या युद्ध प्रणाली के अलग अलग पहलू है, या सर्वेलेंस हो या फायर पावर हो या प्रिसिजन एबिलिटी हो या फिर लॉन्ग रेंज फायर्स हो, प्रोटेक्शन हो, मोबिलिटी हो, तो ये हुई कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। साथ में उतना ही ज़रूरी है कि हम जो नीश या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, तो इनका भी हम पूरे रूप से उसको हम हमारी युद्ध प्रणाली या हमारी इक्विपमेंट में वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट इट। इसी दिशा में हम जितने भी स्टार्टअप्स है, हमारे देश में जो इनोवेशन पोटेंशियल है, उसको किस तरह से हम लीवरेज करें, उस पर भी हमारा निरंतर प्रयास है। एकेडमी के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके साथ भी हमारी कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, और साथ ही बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या मैती हो, इनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि हम मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा पाए। सर, एडवांसमेंट की बात भी लगातार कर रहे हैं आप, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है जिससे ट्रूप को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसमें जो वेपन सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स हैं आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिलेगा? जैसे लाइट टैंक का जिक्र आप लगातार करते आए हैं, या फिर ड्रोन का जिक्र करते आए हैं। अभी हाल में देखा जहां पर और जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनसे निपटने वाले ड्रोन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात कर रहे थे। तो आने वाले टाइम पे एक विजन जो है आपका प्लान के तहत, कौन कौन से ऐसे और प्लेटफॉर्म्स जो दिखाई देंगे भारतीय सेना को और सशक्त करने के लिए? तो इसके दो पहलू है। एक तो जो कन्वेंशनल वेपन प्लेटफॉर्म्स जो हमारी सेना में अभी भी कार्यरत है, जिसमें भी आप समझ लीजिए टैंक्स है, या फिर गन्स है, या फिर हेलीकॉप्टर्स है, या इन्फेंट्री जवान के लिए जो बेसिक हम जिसको पर्सनल वेपन कहते हैं, तो उनकी क्षमता को किस तरह से हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए आगे बढ़ाए, वो एक पहलू रहा। और जैसे मैंने बताया नीश टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, वो दूसरा पहलू है। और उसमें आपके ड्रोन्स जो कि सर्वेलेंस के लिए, लॉजिस्टिक ड्रोन्स लोड उठाने के लिए, लॉइटर म्यूनिशन यदि एम्यूनिशन ड्रॉप करने के लिए, तो ये हमारी अगली स्टेज या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं। उसी तरह से काउंटर ड्रोन्स, काउंटर अनार्म सिस्टम्स, उसका भी भविष्य में महत्व और बढ़ जाएगा। उसी तरह साइबर के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सभी दिशाओं में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जितने भी सर्वेलेंस ड्रोन्स है, ये भी अलग अलग छोटे रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज तक, ये सभी एक कैटेगरी में हमने अभी आर्मी में इंडक्ट किए हैं। और यदि इस तरफ देखें तो हथियार, वेपन सिस्टम्स, नाइट विजन डिवाइसेस, जिससे कि हमारी रात को देखने की क्षमता और बढ़े, सर्वेलेंस के लिए कंप्यूटर्स हैंडहेल्ड, तो अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए, तो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हमारा प्रयास और प्रयत्न है कि इन ऑल फैसेट्स, in all domains of warfare are introduced in the most effective manner. सर, आपका कनेक्ट लोगों से हमेशा रहा है, शुरुआती दौर से लेकर अभी तक।
आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो या फिर जो पैरा आर्चर है शीतल देवी, जिसको भारतीय सेना ने काफ़ी हेल्प किया, एक चेंज है। कैसे आपको लगता है कि ये जो कनेक्ट है वो जम्मू कश्मीर को सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको लीड करते हुए सिचुएशन इस समय बिल्कुल स्थिर है। अवाम जो आपकी तरफ देख रही है अलग अलग जगहों पर, उनको क्या मैसेजिंग होगी यहाँ से, और को क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अभी हालात और सिचुएशन को देखते हुए? आपने एक बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा उठाया है, आवाम और जवान या आवाम और सेना के बीच का क्या नाता है, क्या रिश्ता है। मेरी समझ में ये बहुत मजबूत एक अटूट रिश्ता है, जिसमें खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाम और हमारी सेना ने पहले भी, यदि आप देखेंगे पुराने युद्ध के समय 75 में, 71 में, कारगिल लड़ाई में, दोनों ने मिलकर काम करके बहुत सफलता या अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। या फिर वो निगरानी के क्षेत्र में हो या फिर रसद पहुंचाने के लिए जो आवाम की मदद हमको मिली है, तो हमारे लिए पहले भी ज़रूरी थी और मुझे लगता है भविष्य में भी ज़रूरी रहेगी। और हमारा निरंतर प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के साथ, खास करके दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में, हम उनके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखें और जो भी हम प्रयत्न कर सकते हैं उनके लिए, या तो एजुकेशन के फील्ड में हो या हेल्थ के फील्ड में हो, जब हम मेडिकल कैंप्स या फिर वेटरनरी कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर जो प्रभावशाली लड़के लड़कियां हैं उनको कोचिंग देने में, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इस तरह के लिए, उसमें भी हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यूथ को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग, फौज या अन्य बलों में रिक्रूटमेंट के लिए किस तरह से हम तैयार करें, तो इन अलग अलग क्षेत्रों में हमारा प्रयास आवाम के साथ एंगेज करने के लिए, इट हैज़ बीन आवर ऑनगोइंग एंडेवर। सर, चैलेंज भी बहुत बड़ा है क्योंकि मल्टीपल डायमेंशंस एंगेजमेंट है, चाहे वो रेडिकलाइजेशन के तौर पर हो या फिर एडवर्सरी का थ्रेट हो। इन सबको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए? तो मैं समझता हूँ इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के साथ, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अलग अलग जगह फौज तैनात है, हम लोगों के साथ बातचीत के ज़रिए उनको सही चीज़ों पर फोकस करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। एंड आई थिंक वी हैव अचीव गुड रिजल्ट्स। बच्चों के लिए वी रन आर्मी गुडविल स्कूल्स, तकरीबन 30 से 35 स्कूल से अलग अलग जगह पर है, ताकि कम उम्र के बच्चों को इन द फॉर्मेटिव ईयर्स वी प्रोवाइड देम करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट एजुकेशन एंड हेल्प देम बिकम गुड सिटीजन्स, या देश के एक अच्छे नागरिक उभर के उठे, वो हमारा कंटिन्यूस प्रयास रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग टेन्योर रहा है पूरा आपका, और चाहे फॉरवर्ड लोकेशंस हो या फिर लोगों के साथ एंगेजमेंट बड़ा क्रूशियल रहा है। ऐसे में एलएसी और एलओसी के सिचुएशन को देखते हुए क्या पर्सपेक्टिव है आपका, खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल? और बहुत ही क्रूशियल है, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी सेना देश की अखंडता, प्रभुत्व को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सक्षम है, प्रबल है और तत्पर भी है। और हमारा ये प्रयास है कि भविष्य की जो भी सुरक्षा विषय चुनौतियां हैं, मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम भविष्य की चुनौतियों को एक बहुत अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से उसका मुकाबला कर पाएंगे। आपको ज्ञात है हमारा देश इट इज़ ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। जहाँ तक सेनाओं का सवाल है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जो देश की हमारी प्रगति है
उस पर किसी तरह से कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए सिक्योरिटी या सुरक्षा के वजह से, एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। और मुझे भरोसा है कि हम इन सब परिवर्तन के दौर के फलस्वरूप एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में उभर कर आएंगे। आपने पूछा एलएसी के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि एलएसी की स्थिति फिलहाल स्थिर है लेकिन संवेदनशील भी है और हमें निरंतर सिचुएशन पर निगरानी रखनी पड़ेगी। पर वहाँ पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो एक मजबूत है, संतुलित या बैलेंस भी है। अलग अलग सेक्टर में हमने रिजर्व्स भी मेंटेन किए हैं ताकि यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो तो उसको हम निपटने के लिए सही और पूरे मायने में सक्षम रहेंगे। साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन करेंगे। और ये सब हम एज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच, क्योंकि सेना के अलावा सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट, एजेंसीज, अंग और लोकल आवाम, इन सब के साथ मिलकर मुझे पूरा भरोसा है कि हम सेना को एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे हम उभर कर आएंगे। सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और आपका जो विजन है खासतौर पे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर, वो आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मनीष। धन्यवाद मनीष।